नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से वायुदाब और इसकी पेटियों के बारे में पढ़ा था। वायुदाब की पेटियों के बारे में, और हमने जाना था कि विश्व में समस्त प्रदेश जो हमारे हैं, संपूर्ण अक्षांश, इन सभी अक्षांशों पे जो हमारा वायुदाब है वो समान नहीं है। वायुदाब क्या नहीं है? समान नहीं है, जिसके रीजन्स को भी हमने पढ़ा था। साथ ही साथ पेटियां कैसे बनती है वो भी हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पवन। पवन क्या होती है, पवन को कौन कौन से फैक्टर या कारक जो क्या है प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात के जो स्थिति होती है, प्रति चक्रवात और चक्रवात की जो स्थिति होती है उसमें पवन है वो किस रूप से चलती है, उस स्थिति को हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखते हैं पवनें क्या होती है। तो सामान्य सी बात हम करें तो पवन क्या होती है? पवन या हवा जिसे बोलते हैं, ये क्या होती है? उच्च वायुदाब से हमेशा ध्यान रखना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, निम्न वायुदाब की ओर, क्षैतिज रूप से, क्षैतिज का मतलब है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप से चलने वाली, गतिशील बोल सकते हो, गतिशील हवा क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। गतिशील हवा पवन कहलाती है। आपके सामने दो बिंदु आगे, एक तो हाई प्रेशर और एक आपके लो प्रेशर। देखो पवन को जो है सबसे पहला जो कारक है वो क्या? प्रेशर यानी दाब प्रभावित करता है। किसी प्रदेश में इक्वल प्रेशर है तो वहां हवाएं नहीं चलती है। अगर कोई क्षेत्र में लो प्रेशर है और दूसरे बाहरी प्रदेश में हाई प्रेशर है तो बाहर से आंतरिक भाग की ओर हवाएं चलेगी। और किसी प्रदेश में यहाँ पे हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेगी। जिस दिशा में प्रेशर होगा, बदलाव होगा, उसी दिशा की ओर क्या है? हवाओं का रुख होगा, हवाओं की गति होगी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि पवन क्या है। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली या गतिशील जो हवा है वो क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। अब पवन जो है उसको कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं? कौन कौन से कारक है वो पवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सबसे मेन बात क्या है कि पवनें हैं वो धरातल के समीप और धरातल के ऊपरी भागों में भी चला करती है। और इन क्षेत्रों में कौन कौन से कारक है जो उनको प्रभावित करते हैं? सबसे पहले कारक है दाब प्रवणता। इस चीज को समझना, प्रवणता का मतलब है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, हाई से लेके और निम्न की ओर। ये किसको बताएगी? दाब को। जिसे ताप प्रवणता होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को दर्शा रहा है। ढाल प्रवणता है, उच्च ढाल से निम्न ढाल को दर्शा रहा है। ऐसे दाब प्रवणता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? दाब प्रवणता। यानी उच्च जो आपका जो लेवल है और निम्न लेवल है उसके मध्य जो संबंध है उसको हम क्या बोलेंगे? दाब जो परिवर्तन का जो स्वरूप है उसको क्या बोलेंगे? दाब प्रवणता कहेंगे। समझ में आ गया? दाब प्रवणता सामान्यतः हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो संबंध है उसको क्या बोलते हैं? दाब
प्रवणता कहते हैं। ये जो दाब प्रवणता है इसको हम सामान्यतः वायुदाब की भिन्नता, वायुदाब की भिन्नता के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं? वायुदाब की भिन्नता के रूप में कर सकते हैं। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। उच्च वायुदाब एक तो है और दूसरा क्या है? निम्न वायुदाब। इस दाब परिवर्तन की भिन्नता है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। अब इस प्रवणता को हम किसके माध्यम से दर्शाएंगे? समदाब रेखाओं के माध्यम से। समदाब रेखाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से दर्शाएंगे? समदाब रेखाओं के माध्यम से। अब समदाब रेखाएं जैसे ये प्रेशर की जो है रेखाएं हैं, समदाब रेखाओं जैसे 500, 600, 700, 800 मिलीबार। ठीक है, एक मैं यूं करूं, ये देखो 500 मिलीबार, 600 मिलीबार, 700 मिलीबार। देखो समदाब रेखा है, एक तो पास पास है और एक समदाब रेखा है दूर दूर है। ठीक है, अब आपके जहां समदाब रेखा है पास पास है तो दाब प्रवणता क्या है? अधिक है। समदाब रेखा है पास पास है तो दाब प्रवणता क्या है? अधिक है। समदाब रेखा है दूर दूर है तो दाब प्रवणता क्या है? कम है। समदाब रेखा है पास पास है तो दाब प्रवणता क्या है? अधिक है। और समदाब रेखा है दूर दूर है तो दाब प्रवणता कम है। अब आप कहोगे कि साहब ये बात तो आपने समझ ली कि दाब प्रवणता क्या होती है, यानी वायुदाब की भिन्नता को किसी प्रदेश में दर्शाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। और ये उच्च स्तर से निम्न स्तर को हमें क्या करती है? प्रदर्शित करती है। दूसरी बात, ये समदाब रेखाओं के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। अब आप बोलोगे साहब पवन में इसका क्या रोल है? पवन में इसका क्या रोल है? तो पवन में इसका रोल क्या है कि दाब प्रवणता अगर अधिक होती है तो पवनों की गति भी क्या होगी? अधिक होगी। दाब प्रवणता अधिक होती है तो पवनों की गति भी क्या होगी? अधिक होगी। और दाब प्रवणता अगर कम है तो पवन की गति भी क्या होगी? कम होगी। गति भी कम होगी। ये दो बात इस पवन के संदर्भ में हमने समझी। तो ये दो बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि दाब प्रवणता किस प्रकार से, अगर अधिक है तो गति अधिक है और कम है तो गति कम है। क्योंकि यहाँ दूर दूर तक इक्वल लगभग प्रेशर है तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल है तो हवाएं भी बहुत ही मंद गति से चलेगी। और प्रेशर में बदलाव है तो हवाएं भी क्या होगी? बहुत तेजी से चलेगी। इसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है वो आता है आपके घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। दाब प्रवणता समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका है घर्षण बल। देखो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल जो होता है वो हमारे वायुमंडलीय तत्वों पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय तत्वों पर निर्भर करता है। और घर्षण बल का जो प्रभाव होता है वो हमारे धरातल के 1 से 3 किलोमीटर के एरिया में होता है। 1 से लेके और 3 किलोमीटर के एरिया में आपके घर्षण बल का प्रभाव होता है। हम सामान्य महासागरीय क्षेत्रों की बात करें तो महासागरीय प्रदेशों में घर्षण बल का प्रभाव बहुत कम होता है। महासागरीय प्रदेशों में क्या है? घर्षण बल का प्रभाव बहुत कम होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा साहब घर्षण बल है क्या? तो घर्षण बल जो है वो सामान्यतः जो पवनें बहती है, पवनें प्रवाहित होती है और पवनें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाती है, तो पवनों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाने के दौरान वायुमंडलीय तत्व है उनका बीच में आना, जिससे क्या होता है? पवनें अपने मूल पथ से क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। पवनें अपने मूल पथ से क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। साथ ही साथ इनकी दिशा में परिवर्तन के साथ साथ इनके वेग में भी क्या आता है? अंतर आता है। इनकी
दिशा में परिवर्तन के साथ साथ इनके वेग में भी क्या आता है, अंतर आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो घर्षण बल का प्रभाव कहां तक रहता है, 1 से 3 डिग्री तक, सॉरी 3 किलोमीटर तक रहता है, और समुद्र तल पे यह है बहुत ही कम होता है। तो आप बोलोगे साहब घर्षण बल का पवनों पे क्या प्रभाव हुआ, तो अभी हमने पढ़ा कि पवनों की दिशा और पवनों के वेग दोनों को यह प्रभावित करता है। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख कारण है, तीसरा प्रमुख कारण है आपके कोरियोलिस बल। कौन सा बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। इस बल के रूप में आपके फेरल का नाम भी आता है और बायज बेलेट का नाम भी आता है। इन्होंने भी इस बल के बारे में कहा, बल क्या है इसको समझे। तो 1844 की बात है, फ्रांसीसी विद्वान, कौन से, कहाँ के भाई, फ्रांस के हैं, फ्रांसीसी विद्वान कोरियोलिस ने इस बल को बताया और कहा कि जब पवनें कौन से बल के प्रभाव से विमुक्त हो जाती है, घर्षण बल के प्रभाव से विमुक्त हो जाए, या घर्षण बल का प्रभाव अगर उस पे नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में पवनें हैं वो घूर्णन से प्रभावित होती है। किससे, पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है, और घूर्णन से प्रभावित होकर के ये पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर मुड़ जाती है। दूसरी बात देखें, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे इनका प्रभाव नहीं रहता है। इनका प्रभाव 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है, और घूर्णन के कारण प्रभावित हुई है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बाद इन पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है। सर्वाधिक प्रभाव इसका कहाँ होता है, ध्रुव पे होता है। आगे आगे इनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है, और यह अपने दाहिनी ओर और यह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल ने भी यही कहा कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाहरी और बाई ओर मुड़ जाती है। वाइज बेलेट ने कहा कि अगर हम पीठ करके खड़े हैं और हमारे यहाँ पीठ की तरफ से हवा चल रही है, तो ये हवा है, इसका जो दाहिना हिस्सा है, इसका जो दाहिना हिस्सा है वो हाई प्रेशर का, और बाया हिस्सा क्या है, लो प्रेशर का है। यानी हवाई किधर को जाएगी, लो प्रेशर तो हवा इधर जाएगी ना, और ये हाई प्रेशर है तो यह हवा इधर नहीं जाएगी। और अगर हम अपोजिट साइड है तो यहाँ हमारा ये जो दाया हिस्सा है, जो बाया हिस्सा है वो क्या है, लो प्रेशर का है, और दाया हिस्सा क्या है, वो हाई प्रेशर का है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में, कहने का मतलब सबका एक ही है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाई ओर क्या है, मुड़ जाती है। यह कौन सा बल कहलाएगा, यह आपके कोरियोलिस बल कहलाएगा। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव है वो आपको समस्त हमारे प्रवाहित क्षेत्र है, जैसे जो भी हमारी धाराएं बहती है, धाराओं में भी ये प्रभाव लगता है। साथ ही साथ हमारी जो नदियां बहती है, नदियों में भी ये प्रभाव लगता है। कैसे लगता है, आप कहोगे नदियां तो आपके भौतिक प्रदेशों के आधार पे विभाजित है, लेकिन भौतिक प्रदेशों के साथ साथ ये नदियों का प्रवाह है वो कोरियोलिस बल से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। सब जगह नहीं, कुछ नदियां हैं जो उत्तरी गोलार्ध में ये कोरियोलिस बल से क्या होती है, प्रभावित होती है। ये उसी आधार पे क्या होता है, मार्ग प्रशस्त करती है। तो कोरियोलिस बल समझ में आ गया होगा।
ये तीन बल जो हमने पढ़े, ये तीनों ही बल क्या कर रहे हैं, आपके पवनों की दिशा को और पवनों के वेग को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें जो एक पवने और है, भूविक्षेपी पवने। भूविक्षेपी पवने जिनको हम जियोस्टॉर्फिक विंड बोलते हैं, ये पवने क्या होती है, ये पवने सामान्यतया घर्षण बल के प्रभाव से मुक्त पवने हैं, जो धरातल के ऊपरी भागों में चला करती है, धरातल के ऊपरी भागों में चला करती है। और ये पवने हैं, देखो घर्षण बल का प्रभाव तो हट गया, तो ये दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल, इससे कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से प्रभावित है। और ये आपके समदाब रेखाएं हैं। ठीक है, तो दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के प्रभाव से प्रभावित है और घर्षण बल के प्रभाव से क्या हो गई, मुक्त हो गई। ऐसी स्थिति में अब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें और हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। एक तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं और एक हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल और यहाँ पे आपके प्रेशर आपके समदाब रेखा है। तो ऐसी पवने जो घर्षण बल के प्रभाव से मुक्त हो और घर्षण बल के प्रभाव से मुक्त होने के बाद ये दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो ऐसी पवने क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा, एक तो सबसे पहली बात घर्षण बल जब होता है तो दाब प्रवणता के आधार पे और कोरियोलिस बल के आधार पे जो विंड है वो क्या है, संचालित नहीं होती है, वो घर्षण बल के प्रभाव से ही प्रभावित होगी। और क्या होगी, विंड समदाब रेखाओं के समानांतर नहीं चलती है, विक्षेपित होती रहती है। कब, जब घर्षण बल होता है। लेकिन जब घर्षण बल हो ही नहीं, तो क्या होगा, विंड समदाब रेखाओं के समानांतर चलेगी। विंड क्या होगी, समानांतर चलेगी, किसके, समदाब रेखाओं के। और आगे उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपनी यह बाईं ओर चलेगी। तो भूविक्षेपी पवने कौन सी होती है, जियोस्टॉर्फिक पवने कौन सी होती है, ऐसी पवने जो धरातल से ऊपर की ओर चलती है और घर्षण बल के प्रभाव से विमुक्त होती है, घर्षण बल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो पवने किसके अनुसार चलेगी, समदाब रेखाओं के समानांतर चलेगी। और समानांतर चलने के साथ साथ ही यह जो पवने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर यानी समांतर रेखा के दौरान अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर चलती है। हमने कोरियोलिस बल को पढ़ा था और देखा था कि कोरियोलिस बल का प्रभाव है वो 23.5 डिग्री से उत्तरी भाग में होता है। इसको जाने कि 0 डिग्री के पास क्या होता है, जैसे ही विंड आती है और विंड आकर के ऊर्ध्वाधर गति करती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, न्यूनतम दाब है, और न्यूनतम दाब के साथ साथ यहाँ पे क्या है, इसको हम डोलड्रम कहते हैं। तो उस क्षेत्र में यह क्या है, समकोण पे गति करती है और यहाँ हवाएं रुकती नहीं है। इस कारण से इस प्रदेश में जो है आपके कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है। और कोरियोलिस बल का प्रभाव कहाँ होता है, 23.5 डिग्री के आगे।
भूविक्षेपी पवनें आप कहोगे सब पवनों को इसका पवनों को भूविक्षेपी पवनें जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो पहली बात, ये कोरियोलिस बल के अनुसार अपनी दिशा निर्धारित करती है। दूसरी बात, दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के ये है क्या है, समानांतर होती है। दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल तो एक दूसरे के समकोण पे है, और पवने हैं वो क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, और दाब रेखाओं के समानांतर गति करती है। दाब रेखाओं के समानांतर गति करती है, विक्षेपित नहीं होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, भूविक्षेपी पवने। पवनों की दिशा भी निर्धारित हो रही है, पवनों का वेग भी निर्धारित हो रहा है। दिशा भी और पवनों का वेग भी निर्धारित हो रहा है। इसके बाद हम देखें कि जो ये भूविक्षेपी पवनें चलती है और ये दाब प्रवणता है, ये दाब प्रवणता जो है वो किसको निर्धारित करती है, वो आपके चक्रवातीय और प्रति चक्रवातीय। देखो पूरा तो पढ़ेंगे इस लेसन में ही हम आगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पवनों के और वायुदाब जो है आपके यानी दाब प्रवणता के आधार पर समताप रेखाएं जो है उनके दौरान देखें तो चक्रवातीय और समदाब रेखाएं जो है उनके दौरान देखें तो आपके चक्रवातीय और प्रति चक्रवातीय दोनों, चक्रवातीय और प्रति चक्रवातीय दोनों रूप बनते हैं। चक्रवात तो क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें केंद्र में दाब कैसा है, न्यून है, उसको तो क्या बोलेंगे, चक्रवात कहेंगे। ऐसा भाग जहां पे केंद्र में दाब हाई है उसको क्या कहेंगे, प्रति चक्रवात कहेंगे। यानी बाहर से हवा अगर केंद्र की ओर आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चक्रवात कहेंगे। और अंदर से हवा हाई प्रेशर है, बाहर क्या है, लो प्रेशर। और ये हमने पढ़ा है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, या हाई प्रेशर बाहर है तो या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं। तो ये जो समदाब रेखाएं हैं और जो केंद्रस्थ दाब की स्थिति है वो किसको बताएगी, चक्रवात और प्रति चक्रवातीय परिसंचरण को बताएगी। अब हम बात करते हैं कि जो चक्रवात बनता है और प्रति चक्रवात बनता है उसमें हमने दो चीज तो क्लियर कर ली कि चक्रवात में केंद्र जो होता है वो कैसा होता है, लो प्रेशर का, और प्रति चक्रवात में केंद्र होता है वो कैसा होता है, हाई प्रेशर का। हवाएं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की आती है। अब दूसरी बात, चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातीय परिसंचरण में हवाएं जो होती है, चक्रवातीय परिसंचरण में हवाएं होती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में यह हवा आपकी जो घड़ी है, घड़ी इस प्रकार से घूमती है ना, घड़ी किस प्रकार से घूमेगी, राइट से। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में यह हवाएं हैं वो घड़ी की सुई के विपरीत, ये जो जिन्हें बना रखा है मैंने, घड़ी की सुई के विपरीत अंदर की ओर आती है। कौन से गोलार्ध की बात कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जो आपके लो प्रेशर है और जो हवाएं हैं वो घड़ी की सुई के अनुरूप, ऐसे घड़ी की सुई के अनुरूप क्या होती है, चक्रवाती परिसंचरण को क्या है, संचालित करती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या है, घड़ी की सुई के अनुरूप और उत्तरी गोलार्ध में है घड़ी की सुई के विपरीत हवाओं का संचरण होता है। ऐसे ही एंटी साइक्लोन में देखें तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे जो चक्रवातीय प्रति चक्रवाती हवाएं चलती है वो घड़ी की सुई के अनुरूप, यानी यहाँ विपरीत है। एक चीज याद कर लो आप, तो एक विपरीत याद कर लो कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती हवाएं हैं वो घड़ी की सुई के विपरीत चलती है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ विपरीत है तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुरूप है, और प्रति चक्रवात में देखें तो यहाँ विपरीत है तो यह क्या है, अनुरूप है। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिणी गोलार्ध सॉरी उत्तरी गोलार्ध में है ये प्रति चक्रवाती हवाएं हैं वो घड़ी की सुई के क्या होगी, अनुकूल चलेगी। जबकि
दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये प्रतिचक्रवाती हवाएं हैं, ये घड़ी की सुई की क्या चलेगी, विपरीत चलेगी, ऐसे ये विपरीत चलेगी और ये क्या होगी, अनुरूप चलेगी। तो क्लियर हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो चक्रवाती परिसंचरण होता है, चक्रवातीय परिसंचरण होता है, इसमें हवाएं जो होती है वो आपकी केंद्र में कैसा प्रेशर है, लो, और केंद्र में कैसा प्रेशर है, हाई। तो चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर आएगी और प्रतिचक्रवात में हवाएं अंदर से बाहर जाएगी। चक्रवात जो होता है उसमें नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत प्रवेश करेगी, दक्षिणी गोलार्ध में अनुरूप प्रवेश करेगी। और उत्तरी गोलार्ध में जो प्रतिचक्रवाती हवाएं है घड़ी की सुई के अनुकूल चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत चलेगी। एक बात और कि जो चक्रवात होता है और जो प्रतिचक्रवात होता है, इसमें हवाओं का किस प्रकार से संचलन होता है ये तो हमने पढ़ ही लिया कि प्रतिचक्रवात में जो हवाएं है बाहर की ओर जाएगी प्रतिचक्रवात में, और चक्रवात में क्या होगी, अंदर की ओर आएगी। प्रतिचक्रवात में बाहर की ओर जाएगी और चक्रवात में अंदर की ओर आएगी। अब चक्रवात में बात करें तो हमारे लो प्रेशर है और टेम्परेचर कैसा है, हाई है। लो प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है, तो हवाएं आई और हवाएं क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी। क्या होगी, हवाएं है वो क्या होगी, अभिसरित होगी ऊपर की ओर। क्या होगी, हवाएं अभिसरित होगी कहां पे, ऊपर की ओर। जबकि हमारे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर में क्या होगा, हवाएं अवतलित होगी, भारी होकर के नीचे की ओर आएगी और नीचे की ओर आकर के फिर क्या होगी, प्रसारित होगी। चक्रवात में क्या होगा, हवाएं ऊपर की ओर जाएगी और हाई प्रेशर है, सॉरी लो प्रेशर है और टेम्परेचर हाई है। यहाँ टेम्परेचर कैसा है, लो है और प्रेशर क्या है, हाई है। तो हवाएं क्या होगी, अवतलित होगी। अवतलित होगी तो क्या होगा, प्रेशर हाई हो गया और फिर हवाएं दूसरी साइड में जाएगी, बाहरी साइड क्षेत्र में। यहाँ प्रेशर लो है तो हवाएं आई और आकर के ऊपर उठ गई, आई और आकर के ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे न्यून वायुदाब रहता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो चक्रवात है उसमें हवाएं हैं वो क्या होती है, अभिसरित हो जाती है। अभिसरित क्या हो रही है, अभिसरित, एक दूसरे के साइड में आ रही है। यह हवाएं अपसरित होती है और यह अवतलित होती है, अवतलित होती है। और यह हवाएं सवनीय रूप में क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रूप से गति करती है। विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि जो पवन क्या होती है और पवन को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक जो लास्ट प्रश्न देखें कि पवने हैं उनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कितने भागों में हमने विभाजित किया है उनको डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम देख लेते हैं कि पवने हैं मुख्य रूप से 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्थायी पवने, जिनको मैंने प्रेशर बेल्ट भी समझाते समय समझाया था, स्थायी पवने जो आपकी। दूसरी है आपके मौसमिक पवने, और तीसरी है आपकी स्थानीय पवने। स्थायी पवनों में आपके 3 पवने आती है। एक तो कौन सी आती है, व्यापारिक पवने, एक आती है पछुआ पवने और एक आती है ध्रुवीय पवने। इसके अलावा एक नाम आपने और सुना होगा, पछुआ पवने जो है, विषुवत रेखीय पछुआ पवने। कई बार प्रश्न इसका आ जाता है, विषुवत रेखीय पछुआ पवने। साहब ये पछुआ पवने है, ये पछुआ पवने चलती है 30 डिग्री से ऊपरी वाले भाग में
और 30 डिग्री से निचले वाले भाग में। अब ये पवनें कहाँ चलेगी, जहां नाम विषुवत रेखा का है, तो ये विषुवत रेखा में 0 से 5 डिग्री वाले भाग में, 0 से 5 डिग्री वाले भाग में कहाँ चलेगी, डोलड्रम में चलेगी। कहाँ चलेगी, डोलड्रम में। और ये पछुआ पवने ही है जो हमारे भारत में क्या करती है, वर्षा का कारण बनती है। जब भारत क्या है, लो प्रेशर का हो जाता है, जब दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आती है और इन पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, परिवर्तित होती है, और ये मानसूनी रूप में परिवर्तित होकर हमारे यहाँ वर्षा करने का कारण बनती है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि पछुआ पवन ये भी क्या है, स्थायी पवन ही है। और यह कहाँ, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री दक्षिण, यानी आपके नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ये आपके डोलड्रम के मध्य चला करती है। मौसमी पवनों की बात करें तो हम पढ़ेंगे इनको। स्थलीय समीर क्या होता है, जलीय समीर क्या होता है, घाटी समीर क्या होता है, और पर्वतीय समीर क्या होता है, साथ ही साथ मानसूनी पवनें क्या होती है, इनको हम पढ़ेंगे। स्थानीय पवनों में जहां जहां स्थानीय पवनें चलती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे हमारे लू है, ठीक है, हार्मटन है अफ्रीका के अंदर, जहां लोकल विंड जहां चला करती है, रक्त हवाएं हैं, तो ये लोकल विंड जहां चला करती है उन लोकल विंड को भी हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से पवन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।